गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, जैसे कि हमने मॉर्निंग में जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूल्यांकन की मतलब आवश्यकताएं, महत्व और उसके उद्देश्य, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रविधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रविधियाँ होती है, जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ कि हम कैसे मूल्यांकन को मापते हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम इस चार्ट के माध्यम से एक बार मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जो प्रविधियाँ होती हैं, मूल्यांकन की प्रविधियों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली है उसकी जो पहली कैटेगरी जो पहली है वो है परिमाणात्मक और संख्यात्मक प्रविधि, या आप इसको परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं या संख्यात्मक प्रविधि भी बोल सकते हैं। और दूसरी हमारी गुणात्मक प्रविधि, क्वांटिटेटिव टेक्निक। ठीक है, तो जो हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है, परिमाणात्मक होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आगे सब 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली होती है हमारी लिखित परीक्षा, दूसरी होती है मौखिक परीक्षा, थर्ड वन इज प्रयोगात्मक परीक्षा। अगेन जो लिखित परीक्षा होती है उसको हम लिखित परीक्षा, आपको पता है कि आज की वर्तमान समय में जो परीक्षाएं होती है उसमें सबसे ज़्यादा बोलचाल कौन सी परीक्षाओं का है, लिखित परीक्षाओं का है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा को भी आगे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली है ऐसे टाइप निबंधात्मक परीक्षा, दूसरी है ऑब्जेक्टिव टाइप सब वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स की, गुणात्मक प्रविधियों की। गुणात्मक प्रविधियों में सबसे पहली विधि है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि भी बोल सकते हैं और निरीक्षण विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, और तीसरी है जांच सूची, चेकलिस्ट। और उसके बाद अगेन जो हमारी चौथी है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। फिर है संचय अभिलेख। संचय अभिलेख मीन्स संचय कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। फिर उसके बाद है क्रम निर्धारण मापनी मीन्स रेटिंग स्केल। तो ये तो थी हमारी एक उसका डायग्राम था ये कि हमारी जो प्रविधियां हैं जिसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं विद्यार्थियों का। तो इन प्रविधियों के आधार पर हम बच्चे का, छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, उसकी योग्यता और उसका स्टैंड क्लास में हाउ की कितना है ये नापने की कोशिश करते हैं। इन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन प्रविधियों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि जो मैंने आपको बताई वो कौन सी थी, परिमाणात्मक और संख्यात्मक प्रविधि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत मीन्स निरंतर चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, इसलिए छात्रों के लिए शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण साधन है। छात्रों की मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, मीन्स मूल्यांकन करने के लिए हम मूल्यांकन की जो प्रविधि है, तकनीक है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाया था ना। पहला है हमारा परिमाणात्मक मूल्यांकन और इसको क्या बोलते हैं हम, संख्यात्मक प्रविधि भी बोलते हैं। दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मीन्स क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन की या संख्यात्मक मूल्यांकन की। संख्यात्मक मूल्यांकन को हम छात्रों की परीक्षा के तरीकों के आधार पर आगे 3 दोबारा से सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, थर्ड है प्रायोगिक परीक्षा। अब बात करते हैं मौखिक परीक्षा की। मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग ग्लेडाइट्स ने शुरू किया था। मौखिक परीक्षा को यूनान के महान दार्शनिक और पश्चिम दर्शन के जनक सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ठीक है, उसके बाद छात्र के ज्ञान के मूल्यांकन की यह विधि व्यक्तिगत होती है, मतलब छात्र को अकेले बुलाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति करने की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। ठीक है,
जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं पूछना चाहिए। दूसरा, प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, यानी कि एक प्रश्न के दो अर्थ नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड है, छात्रों को उत्तर देते समय बीच में नहीं टोकना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में, लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो ये तो थे हमारा मौखिक परीक्षा, ठीक है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्लेडाइट्स ने किया था। और उसके बाद उनको महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? जनक सुकरात ने दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा, जैसे कि आपको मैंने चार्ट के माध्यम से भी अभी ऊपर समझाया था कि जो लिखित परीक्षा होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है, ठीक है। आज के समय में हम सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? लिखित परीक्षाओं के माध्यम से। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। एक होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय मीन्स निबंधात्मक प्रश्न। मीन्स लिखित परीक्षा को आगे 4 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करिए, हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघु उत्तर प्रश्न है और जो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इनको हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 प्रायोगिक परीक्षाएं। पहली थी हमारी मौखिक परीक्षा, दूसरी है लिखित परीक्षा और थर्ड है हमारी प्रायोगिक परीक्षा। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चे को कुछ करके सीखे, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, कि बच्चा कुछ करके सीखे। प्रायोगिक मूल्यांकन को हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हमारा आंतरिक प्रयोग, दूसरा है बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग, जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा सिद्ध किया जाता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। यह अधिकतर विज्ञान विषय में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाह्य प्रयोग की। इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है, जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों में भी किया जाता है। तो ये तो थे हमारे परिमाणात्मक और संख्यात्मक या संख्यात्मक प्रवृत्तियों के उसके सब पॉइंट्स, ठीक है। आपको पता चल गया कि परिणाम जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है या संख्यात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनको हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था लिखित परीक्षा, दूसरा था मौखिक परीक्षा, थर्ड वन इज प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है। जो हमारी लिखित परीक्षा थी वो भी आगे 4 सब पार्ट्स में डिवाइड थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरी थी लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथी थी दीर्घ उत्तरीय मीन्स निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारी प्रायोगिक परीक्षा है थर्ड वन प्रायोगिक परीक्षा, उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इंटरनल एक्सपेरिमेंट, इंटरनल प्रैक्टिकल और दूसरा था एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी प्रविधि की। दूसरी प्रविधि कौन सी थी आपकी? गुणात्मक प्रविधि। गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव टेक्निक्स। जो गुणात्मक प्रवृत्ति है उसको भी हमने आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। इस वीडियो में जैसे 4 दी है तो वो 4 से ज़्यादा मैंने जो आपको चार्ट फ्लो दिखाया था अभी ऊपर, उसमें वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली हमारी जांच सूची, ठीक है। जांच सूची मतलब चेकलिस्ट। जांच सूची का प्रयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, जांच सूची का प्रयोग हम कब करते हैं? जांच सूची का प्रयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं आदि और मूल्यांकन आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसकी सहायता से किसी विशिष्ट गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। जांच सूची में कथन दिए होते हैं, उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। किस में उत्तर देना पड़ता है? हाँ या नहीं में। इस सूची का निर्माण करते समय उद्देश्यों की स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक कथन को किसी विशेष उद्देश्य का मापन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप दैनिक पाठ योजना निर्माण में रुचि लेते हैं और उसके साइड में हम लिख देंगे हाँ या नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आप शिक्षण करने में आनंद की अनुभूति करते हैं
उसका लास्ट में लिख देंगे हम हाँ या नहीं, ऑब्लिक लगा के हाँ, फिर ऑब्लिक लगा के नहीं। ठीक है, इस तरह से हम जांच सूची चेकलिस्ट है वो बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि छात्रों की जो छात्रों की रुचियाँ अभिरुचियाँ उनको आंकने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी है अवलोकन। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन, और अवलोकन विधि को दूसरी विधि कौन सी बोलते हैं? निरीक्षण विधि। देखो, किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को निश्चित करते समय देखना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को दर्ज करना अवलोकन। अवलोकन का मतलब क्या हो? साधारण सी आम सी बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना, देखना। हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में फिर सोचते हैं। ठीक है, अवलोकन को सही तरीके से दर्ज करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापिनी, परीक्षण आदि उपकरणों का क्या करता है? प्रयोग करता है। इस विधि का प्रयोग बालकों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रविधि छोटे बच्चों के मूल्यांकन के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। जो अवलोकन विधि होती है वो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है? छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें कोई अन्य परीक्षा तो नहीं दी जा सकती। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी स्वयं आत्मनिरीक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रविधि के द्वारा मूल्यांकन करने पर संबंधित विषय वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करके तथ्यों का वास्तविक रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बल्कि पीवी यंग के अनुसार अवलोकन आँख के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, जिसको सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्था के साथ साथ संपूर्ण का निर्माण करने वाली पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो अवलोकन विधि है, अवलोकन 3 प्रकार का होता है। एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित, और तीसरा होता है सहभागी अवलोकन। समझ आ गया? अब है हमारा नेक्स्ट है घटनावृत्त। घटना मतलब कोई भी घटना, अगर जैसे कोई भी घटना घटती है उसका अवलोकन करना। ठीक है, घटनावृत्त परीक्षार्थी के जीवन की सार्थक घटना का विवरण या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाली दृष्टि में शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो या शिक्षक के द्वारा अनुभव किया गया हो। विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षार्थी का वास्तविक व्यवहार को जो शिक्षार्थी है उसका वो वास्तविक व्यवहार भी हो सकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों से सूचना संकलन मतलब इकट्ठा सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बिठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात्कार मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें मूल्यांकनकर्ता आमने सामने मीन्स फेस टू फेस बैठकर तथ्यों का संकलन करता है, मतलब आंकड़े इकट्ठे करता है। साक्षात्कार में व्यक्ति से संपर्क होता है तथा इसका एक विशेष उद्देश्य होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। ये कैसी है? एक साइकोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, जिसकी सहायता से बालक के संबंध में यथार्थ तथा विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसके लिए गुड और हेट ने कहा था कि साक्षात्कार मौलिक रूप से एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। द इंटरव्यू इज अ फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसी प्रकार जॉन डार्ले ने भी कहा था कि साक्षात्कार को एक महत्वपूर्ण वार्तालाप कन्वर्सेशन के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रविधि है वो है संचय अभिलेख विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कम्युनिटी, जो आपको मैंने ऊपर चार्ट के माध्यम से समझाया था ना, चार्ट में ऊपर बना था आपका एक संचय अभिलेख, कम्युनिटिव रिकॉर्ड। संचय आलेख में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यालय के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध तथा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस आलेख में बालक से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षाफल, उपस्थिति, योग्यता, रुचियों आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। संचय आलेख अभिभावकों, शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। इसकी सहायता से
नवीन छात्रों से शीघ्रता से परिचित किया जा सकता है। जब विद्यार्थी एक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसका आलेख भी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिससे उस विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाध्यापक को इस आलेख की सहायता से अमुक विद्यालय बालक के संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या होती है, मिल जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। यह कार्ड, फोल्डर, बुकलेट के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद था हमारा जो हमने ऊपर एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, उस चार्ट में नेक्स्ट हमारा क्या था, उसके बाद हमारा था प्रश्नावली। आपने देखा होगा एक और था हमारा प्रश्नावली मीन्स क्वेश्चनियर। ठीक है, फिर था हमारा क्वेश्चनियर। बाकी हमने देखो अवलोकन पढ़ लिया और जांच सूची पढ़ ली, साक्षात्कार पढ़ लिया, संचय अभिलेख पढ़ लिए। अब है हमारा क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? मूल्यांकन में प्रश्नावली का विशेष महत्व होता है। यह एक ऐसी सूची या प्रपत्र होता है जिसमें अनेक व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली को प्रश्नों को एक समूह या सूची के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाता है जिनका उत्तर सूचनादाताओं द्वारा बिना किसी संकोच के दिया जा सके। इसके द्वारा सूचनाएं आसानी से एकत्रित की जा सकती हैं, क्योंकि दूरस्थ स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा भी उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। इस कारण बालक या व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। गुड और हट ने कहा भी था कि सामान्यतः प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की युक्ति से है। मीन्स जो भी आपने जो ऑब्जर्वर होता है, सूचनादाता होता है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रश्नों का एक समूह बना लेता है। ठीक है, एक प्रश्नों की क्या होती है, एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है जिसमें एक पत्रक प्रयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्रम निर्धारण मापिनी मीन्स रेटिंग स्केल। इस वर्ग क्रम निर्धारण या मापिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग प्राय उच्च कक्षा के बालकों के लिए किया जाता है, क्योंकि कम आयु के बच्चों में निर्णय लेने की शक्ति पर्याप्त मात्रा में अभाव होता है। वर्ग क्रम मापिनी में कुछ कथन दिए जाते हैं जिनका 3 या 5 या 7 बिंदुओं तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए प्रश्न या कथन को एक क्रम में निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं। मापदंड क्या बनाए, पहला बनाया 5 बिंदु हमने इसमें लिए हैं, जैसे बहुत अधिक, दूसरा है औसत या सामान्य रूप से, तीसरा है अधिक, चौथा है कम, पांचवा है बहुत कम। तो इस प्रकार सूचनादाता संबंधित कथन को पढ़कर अपने निर्णय को किसी भी क्रम में चिन्हित लगाकर प्रदर्शित कर सकता है। कथन क्या था आपका कि आप गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो 5 बिंदु बनाए हैं उन 5 बिंदु में से जो आपका निर्णय होगा, ठीक है, उसके आगे आप चिन्ह कर देंगे, राइट टिक का निशान लगा दोगे। ठीक है, तो अब हम बात, ये तो थी हमारी क्रम निर्धारण मापिनी मीन्स रेटिंग स्केल। अब है हमारा आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, देखो आकस्मिक मतलब अचानक से होना। इस अभिलेख के आधार पर, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, घटनाकृत और आकस्मिक निरीक्षण दोनों सेम ही हैं। इस अभिलेख के आधार पर विद्यार्थी संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है और निर्देशन में इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। इस आलेख में विद्यार्थी के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का, कार्यों का वर्णन किया जाता है। आकस्मिक निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता द्वारा बच्चों की रुचियों तथा दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले कारकों, घटकों का उल्लेख किया जाता है। इसके द्वारा मुख्यतः बालक के सामाजिक गुणों और समायोजन का आयोजन आसानी से किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।